घने फॉरेस्ट के बीचों बीच मौजूद एक ऐसा सुनसान घर जहाँ कई सारे टूरिस्ट अपनी छुट्टियां मनाने के लिए आते थे। लेकिन जब सभी अचानक गायब होने लगे तो उनका मानना था कि उन्होंने काली परछाई देखी है। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है स्कॉट और कॉर्नर नाम के दो दोस्तों को दिखाते हुए। एक्चुअली में वो सेम जेंडर वाले कपल थे जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। फिलहाल के लिए स्कॉट और कॉर्नर तो अपनी गाड़ी में एक प्लेस पर जा रहे होते हैं अपनी छुट्टियां एंजॉय करने के लिए। उस जगह का नाम द रिट्रीट था जो फॉरेस्ट के बीचों बीच थी। इंटरनेट पर रिव्यू देखते ही उन्होंने यहाँ जाने का डिसीजन ले लिया था। कार में बैठकर उन्होंने सारे सामान रखे और आगे बढ़ने लगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। लेकिन अचानक बीच फॉरेस्ट के एक रास्ते पर उन्हें एक और गाड़ी मिलती है। उस गाड़ी में शायद कुछ लोकल लोग थे जो कि स्कॉट और कॉर्नर की गाड़ी से रेस करना चाहते थे। लेकिन स्कॉट और कॉर्नर उन चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। उन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था कि रेस लगाए और वो जीत जाए। इसीलिए वो उन लोकल लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक शॉकिंग बात पता चली कि वो लोकल लोग भी उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं जहाँ पर स्कॉट और कॉर्नर जा रहे थे। खैर वो दोनों तो इसे कोइंसिडेंस समझकर आगे बढ़ जाते हैं। कई घंटों की ट्रेवलिंग के बाद आखिरकार स्कॉट और कॉर्नर उस घर पर पहुंच गए थे जहाँ पर वो अपनी छुट्टियां बिताएंगे। वो रिट्रीट नाम का घर बहुत बड़ा था और ये उन्हें तो काफी कम डॉलर्स में भी मिल गया होता है। लेकिन उन दोनों कपल को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सस्ती वाली जगह अपने साथ मुसीबत लेकर आती है। उनके साथ कुछ न कुछ भयानक चीजें होने का वेट हो रहा है। अब वहाँ पहुंचकर उन्होंने सारी सामान अंदर रख लिए थे। धीरे धीरे दिन भी ढलने लगा था और काफी रात भी हो गई थी। स्कॉट तो बाहर रहकर आग जलाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन तभी अचानक स्कॉट को कुछ आवाज आती है। झाड़ियां काफी तेजी से हिल रही थी, इसीलिए स्कॉट देखने चला जाता है कि वहाँ पर क्या है। यहाँ कॉर्नर उसे मना कर रहा था, शायद ये कोई जंगली जानवर हो सकता है, पर स्कॉट माना नहीं और अंदर चला गया। कुछ देर बीत चुके थे लेकिन स्कॉट वापस तो नहीं लौटा। इसीलिए अब कॉर्नर जिसे चिंता होने लगती है वो अपने साथी को देखने के लिए फॉरेस्ट में चला गया। धीरे धीरे आगे बढ़ते दौरान अचानक फिर से कुछ आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि कोई उनके आसपास घूम रहा है और उनके ऊपर लगातार नजर रखे हुए। अब जैसे ही कॉर्नर थोड़ा और आगे बढ़ा तभी उसके ऊपर किसी ने हमला किया और सामने जो भी था उसका साइज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। कॉर्नर बेचारा नीचे गिर गया और कुछ कर ही नहीं पाया। जो करना था उस अनजान और खतरनाक चीज ने किया उनके साथ। अब वो क्या थी ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अगली सुबह हमें रीनी और वैलरी नाम के दो लेस्बियन कपल दिखाए जाते हैं। वो दोनों भी एक दूसरे के साथ थे और काफी एंजॉय करने के लिए एक ट्रिप पर आए होते हैं। लेकिन हमें पता चला कि इन्हें भी उस रिट्रीट हाउस के बारे में पता चल गया है जो फॉरेस्ट के बीच में है और उसका रेट बहुत कम है। बात ये थी कि स्कॉट नाम का वो पहला आदमी रीनी का भी कॉमन फ्रेंड होता है और उसी ने रिट्रीट नाम के उस हाउस के बारे में बताया था। बात यहाँ पर एक्चुअल ये थी कि वैलरी और रीनी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में तो थे, लेकिन वैलरी शादी करके अपनी एक फैमिली बनाना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ रेनी इन चीजों के लिए रेडी नहीं होती। उसे थोड़ा और टाइम चाहिए था और वो पब्लिकली इस रिश्ते को एक्सेप्ट भी नहीं कर रही थी। तो अब वैलरी को ये प्लान बहुत अच्छा लगा कि वो दोनों साथ मिलकर रिट्रीट नाम के उस हाउस में जाएं जहाँ कपल बहुत ज्यादा आते हैं। शायद वहाँ जाकर उनके बीच के संबंध बदले और रेनी शादी के लिए तैयार हो जाए। स्कॉट ने उन लोगों को पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दी थी और अब वैलरी ने रेनी को काफी मनाया जिससे कि वो दोनों रेडी हो जाते हैं वहाँ जाने के लिए। जल्द से जल्द सारे सामान पैक कर लिए और वहाँ से वो दोनों गाड़ी में बैठकर निकल पड़े फॉरेस्ट के उस डेस्टिनेशन की तरफ। लेकिन एक शॉकिंग बात पता चली कि जो गाड़ी शुरुआत में स्कॉट एंड कॉर्नर के पास आई थी वही सेम गाड़ी रेनी और वैलरी का पीछा कर रही है। अब ये चीजें कैसे रिलेटेड है उस घर के थोड़ी देर में पता चलेगा। रेनी देखती है कि उस जगह पर स्कॉट की कार भी खड़ी है, लेकिन स्कॉट और कॉर्नर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। घर के अंदर भी उनका सारा सामान पड़ा हुआ था, लेकिन वो दोनों कहाँ हैं इसका कुछ पता नहीं। रेनी और वैलरी भी अपने सामान शिफ्ट करके थोड़ा कंफर्टेबल होते हैं ताकि वो आराम कर सके। रेनी जब घर की और ज्यादा अंदर जाती है तो उसे एक पेंटिंग दिखाई दी जिस पर कई लोग एक हिरन का शिकार कर रहे हैं। अब ये चीजें उसे समझ में नहीं आती क्योंकि ये घर तो कपल फ्रेंडली है, तो फिर ऐसी खतरनाक फोटो यहाँ पर क्यों रखी गई है। रेनी को इस घर में आने के बाद कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसके मन में बार बार नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी। वहीं वैलरी भी जो महसूस करती है कि उसे कोई देख रहा है, कोई तो है जो उनके ऊपर नजर रखे हुए है लेकिन अभी तक दिखाई नहीं दिया। इनफैक्ट वैलरी को ऐसा भी लगता है कि पेड़ के पीछे कोई तो मौजूद है। फिलहाल उसने ये सारी चीजें रेनी को नहीं बताई क्योंकि वो उसे बेवकूफ समझेगी। वो दोनों तो अब कुछ खाने पीने के बाद वहाँ से वॉक करने के लिए निकल जाते हैं फॉरेस्ट के अंदर। थोड़ी देर तक चलने के बाद अचानक उन्हें पेड़ के ऊपर हिरन का कटा हुआ सर मिला। वो पूरी तरीके से सड़ चुका था और उसमें गंदी सी बदबू आ रही थी। खैर वैलरी तो इसे देखकर डर जाती है क्योंकि उसे एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन रेनी एकदम कंफर्टेबल होती है क्योंकि पहले जब वो छोटी हुआ करती थी तो अपनी फैमिली के साथ ऐसे ही फॉरेस्ट में हंटिंग करने आया करती। यानी अगर वो किसी जानवर को मार भी दे तभी भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
यहाँ वैलरी अनकंफर्टेबल हो गई थी, इसीलिए रेनी उसे लेकर दूसरी जगह जाती है। वैलरी जब अपनी नजर घुमा रही थी तो वो देख पाती है कि सामने की तरफ कोई दो लोग मौजूद हैं। उसे लगा कि ये जरूर कॉर्नर और स्कॉट हो सकते हैं। ये बात जब रेनी को पता चली तो वो खुद जाती है वहाँ पर चेक करने के लिए, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पर कोई भी नहीं था। रेनी जब नोटिस करती है तो नीचे की तरफ सिर्फ एक सिगरेट गिरी हुई थी जो अभी अभी बुझाई गई होती है। उसका धुआं अभी भी निकल रहा था, यानी इसका मतलब है कि कोई तो यहाँ पर था जो उन्हें देख रहा होता है। रेनी इतना तो समझ जाती है कि ये उसके फ्रेंड स्कॉट और कॉर्नर तो नहीं है, क्योंकि वो दोनों सिगरेट नहीं पीते, यानी कोई ऐसा अनजान व्यक्ति है जो उन्हें देख रहा है और नजर रख रहा है। रेनी को भी कुछ अजीब महसूस हुआ, इसीलिए वो वैलरी को लेकर वहाँ से जाने लगी घर की तरफ। उन दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि वो यहाँ अब ज्यादा देर तक नहीं रुकेंगे। कैसे भी करके जल्दबाजी में घर पर वो पहुंच तो जाते हैं, लेकिन अब उन्हें पता चल रहा था कि उनकी कार वहाँ से गायब हो चुकी है। सिर्फ कॉर्नर की कार वहाँ पर पड़ी हुई है। अंदर जाकर वो अपना मोबाइल फोन लेते हैं और कई सारी चीजें यहाँ से वहाँ बिखरी पड़ी हुई थी। इनफैक्ट रेनी को तो जमीन पर फुटप्रिंट के निशान दिखाई देते हैं जो चारों तरफ फैले हुए थे, यानी उनके एब्सेंस में कोई यहाँ पर आया है जिसने कुछ छेड़छाड़ की है। जैसे तैसे रेनी और वैलरी नीचे बेसमेंट वाले एरिया में जाते हैं जहाँ से कुछ आवाज आ रही थी। सोफे के ऊपर दो लोग बैठे हुए थे और अब की बार तो वो सोचते हैं कि ये स्कॉट और कॉर्नर ही हो, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े उनका चेहरा देखने के लिए तो पता चला कि वो दोनों मर चुके हैं और जिस चीज ने उन्हें खत्म किया है वो ठीक उनके सामने बैठा हुआ था, यानी कोई ऐसी खतरनाक चीज जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। रेनी और वैलरी ये खतरनाक चीज देखकर इतना डर गए कि वहाँ से भागने लगे। वैलरी जो फिजिकली कमजोर थी, रेनी उसकी मदद करती है। फॉरेस्ट घना था और अब तो रात भी होने वाली होती है। पता नहीं दोनों बेचारी किस डायरेक्शन में बढ़ेंगे अपनी जान बचाने के लिए। अचानक थोड़ी देर तक भागने के बाद वैलरी का पैर एक जाल में फंस जाता है। ये जाल भालुओं को पकड़ने के लिए यूज किया जाता था, पर अब गलती से वैलरी फंस गई है और उसे इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि वो बता भी नहीं पाती। रेनी जो थोड़ा आगे निकल गई थी, वो अपनी फ्रेंड को किसी भी हालत में बचाना चाहती है, लेकिन ये ट्रैप इतनी आसानी से तो नहीं निकलता। रेनी को चाहिए कि वो कोई छोटा मोटा टूल लेकर आए और इस जाल को कैसे भी ओपन कर दे। वो तो एक लोहे की रॉड कैसे भी करके ढूंढ लेती है और वापस आती है अपनी फ्रेंड के पास। उसी के पास ही में एक झील भी मौजूद थी और पता चला कि उस जगह पर एक मास्क वाला आदमी आ गया है जिसके हाथ में गन मौजूद है और वो लगातार चारों तरफ फायर कर रहा था। रेनी इस बात से थोड़ा कॉन्शियस हो जाती है और वही झील के साइड में जाकर छुप जाती है। उस मास्क वाले आदमी ने मल्टीपल फायर किए और जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो उस जगह से जाने लगता है। रेनी भी उस टूल को लेकर सीधा वैलेरी की तरफ भाग रही थी ताकि वो उसे उस जाल से छुड़ा दे। रेनी एकदम घबराते हुए जब उस जगह पर पहुंची तो पता चला कि वैलेरी गायब हो चुकी है। उसके चिल्लाने की आवाज तो आ रही है, लेकिन फॉरेस्ट के काफी अंदर से। किस डायरेक्शन में वो बढ़ी, इससे वो एकदम कंफ्यूज हो गई थी। रेनी भी रिस्पॉन्स में डबल तेजी से चिल्लाती है ताकि वैलेरी उसके पास आए, पर शायद अब इसका कुछ फायदा नहीं था। रेनी एकदम घबराई हुई जैसे एक पेड़ की तरफ नजर जाती है तो पता चला कि उस जगह पर एक कैमरा लगा हुआ है और वो कैमरा सीधा उसके ऊपर ही फोकस करते हुए देख रहा है। तुरंत ही रेनी के पीछे से एक आवाज आई और पता चला कि ये वही मास्क वाला आदमी है जिसने गन ली है और सीधा शूट कर दिया है रेनी के ऊपर। रेनी एकदम अनकॉन्शियस होकर वहीं गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद जब रेनी को होश आता है तो वो एक कमरे में मौजूद थी और उसे जंजीरों से बांध कर रखा गया था। ये भी रिवील हुआ कि उस अजीब से आदमी ने उसके ऊपर एक्चुअल गोली नहीं चलाई थी, बल्कि वो तो रेनी को सिर्फ बेहोश करने के लिए था। अब अगर कभी ऐसी खतरनाक कंडीशन में हम फंस जाए जहाँ फॉरेस्ट के बीच कुछ ऐसे लोग हम पर हमला कर दे जिन तीरों के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस हो जो कि हमें बेहोश कर दे, तो आखिर उनसे बचने का तरीका क्या है? क्योंकि ऐसी सिचुएशन कई बार हमारे सामने आ सकती है आदिवासी और कई अजीब लोगों के रूप में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो वो छोटी सी तीर होती है उसके ऊपर ट्रांसक्यूलाइजर या फिर सेडेटिव लगे होते हैं, कुछ ऐसे अनकॉन्शियस करने वाले सब्सटेंस जो मोस्टली जानवरों के ऊपर अप्लाई किए जाते थे। लेकिन अगर उसी चीज से हम पर हमला हो तो हम कैसे बचेंगे? याद रहे, जैसे ही वो ट्रांसक्यूलाइजर वाली छोटी सी तीर हमारे बॉडी को इंसर्ट करती है तो उसके अंदर ट्रांसक्यूलाइजर और सेडेटिव्स मौजूद होते थे, वो सीधा ब्रेन को अटैक करते हैं, यानी कि वो पूरे नर्वस सिस्टम में एक ऐसे डिजीनेस बना देते थे जिससे कि ब्रेन को लगता कि हमारी बॉडी सोना चाहती है और वो सीधा हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को एकदम से टर्न ऑफ कर देता है। ये तब तक रहेगा जब तक उस ट्रांसक्यूलाइजर का असर खत्म नहीं हो जाता। लेकिन ये फॉर श्योर है कि अगर हम बेहोश हो गए तो जिसने हमला किया है वो कामयाब हो जाएगा। तो हमें लगातार उस ट्रांसक्यूलाइजर का असर कम करना होगा, वो भी खुद को और सारे बॉडी पार्ट्स को जगह रहने के लिए कहकर। इसके लिए सबसे पहले हमें ठंडा पानी लेना है और उससे अपने पूरे बॉडी पार्ट्स पर रगड़ना है और मुंह पर मारना है।
इससे होगा ये कि जितने भी बॉडी पार्ट्स एकदम से रिलैक्स हो गए हैं वो वापस से एक्शन में आ जाएंगे। एक और तरीका है अपने आप को जगह रखने का कि हमें अपने आप को थोड़ी सी चोट पहुंचानी होगी, या तो हाथ पर या फिर पैर के हिस्से पर थोड़ी चोट डाल दीजिए, जिससे कि आपका ब्रेन वापस से एक्टिव हो जाएगा और सारे नर्वस सिस्टम को कमांड देने लगेगा। याद रहे इन सारी चीजों के साथ साथ हमें एक सेफ प्लेस भी ढूंढना है ताकि हम छुपे रहें, वरना जो शिकारी हम पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है वो तो ऐसे ही पकड़ लेगा। बाकी जितना जल्दी हो सके उस जगह से निकल जाइए और पानी के अंदर कूद जाइए। ये भी देखा गया है कि ट्रांसक्यूलाइजर का असर पानी में सबसे कम होता है। खैर अगर बताई गई ये चीजें रैनी भी फॉलो करती तो शायद वो बच जाती, पर अब वो फंस चुकी है इतनी बड़ी सुनसान जगह पर जहाँ से निकलना फिलहाल तो नामुमकिन लग रहा है। रैनी होश में आने के बाद सबसे पहले हाथ एंड पैरों को ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो जंजीर इतनी ज्यादा मजबूत थी कि उसे चाबी की मदद से ही खोला जा सकता था। वो आसपास देखने लगी ताकि बाहर निकलने का कोई मौका दिखे, और तभी अचानक उसे अपने सामने की तरफ एक विंडो दिखाई देती है। उस पर एक लेडी थी जो लगातार खाना बना रही होती है। रैनी यहाँ पर समझ नहीं पा रही थी कि उस अनजान आदमी ने वैलेरी को कहाँ रख दिया। अब अचानक थोड़ी देर बाद उस दूसरी लेडी के ठीक पीछे वही मास्क मैन आ जाता है और वो तुरंत ही उसे इशारा करके बताना चाहती थी, लेकिन फिर बाद में पता चला कि वो लेडी उस मास्क मैन को जानती है और एक्चुअल में उसके आने पर उससे गले लग रही है, और हो ना हो वो लेडी भी पूरे किडनैपिंग वाले प्रोसेस में शामिल है। वो मास्क मैन जो कोई भी था तुरंत ही अब वो कैमरा लेकर उस कमरे में घुस जाता है जहाँ पर रैनी को बंद किया गया था, और वो प्रॉमिस करती है कि तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताएगी। वो मास्क मैन वाला आदमी कैमरा लेकर उसे क्लोजअप में आता है और तुरंत ही अपना मास्क निकाल देता है। यानी वो पहले से चाहता था कि रैनी उसका चेहरा देखे और उसे एक पॉइंट मिल जाए किडनैपिंग करने का। उस मास्क मैन का नाम जेम्स होता है जो अजीब तरीके से हंस रहा था। यानी रैनी कितना भी गिड़गिड़ाए और कितना भी मदद मांगे उससे जेम्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो अपना डार्क काम जो करने आया है वो करके ही रहेगा। जेम्स ने रैनी को बहुत ज्यादा डरा दिया और वहाँ से कैमरा लेकर चला गया। थोड़ी देर तक रैनी वहीं पर मौजूद होती है, लेकिन फिर उसे कुछ लोगों की आवाज आती है। जैसे वो खिड़की के बाहर देखी तो पता चला 3 लोग मौजूद हैं गन लेकर। उनमें से एक जेम्स था और 2 वही लोग थे जो कि गैस स्टेशन पे उनका पीछा कर रहे होते हैं। यानी जो कार हमें दिखाई दी थी वो इन्हीं लोगों की होती है, और हो सकता है कि वो रैनी और वैलेरी के ऊपर बहुत पहले से नजर रख रहे हो। उनमें से एक का नाम केविन तो दूसरे का नाम जैक होता है। अब बातों ही बातों में उन तीनों दोस्तों के बीच झगड़े होना स्टार्ट हो गए। जेम्स इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसने अपने ही दोस्त जैक को जान से मार दिया गोली मारकर। रैनी उन चीजों को खिड़की से देखती है और उसके तो होश उड़ गए थे। यानी जेम्स एक साइको है जो इस तरीके से लोगों को मारता है जैसे ये कोई बच्चों का खेल हो। हमें तो अब वो लेडी दिखाई जाती है जो उस आदमी से मिली हुई थी, और अब वो भी धीरे धीरे उसी कमरे में आती है जहाँ रैनी फंसी थी। सबसे पहले लायना अपना चेहरा एकदम बेबस बताती है, पर बाद में उसने रैनी से साफ कह दिया कि तुम यहाँ से नहीं निकल सकती, तुम्हारा मरना तो तय है। यानी अचानक लायना की बिहेवियर में कुछ चेंजेस हुए थे जो देखकर रैनी भी एकदम चौंक हो जाती है। अब लायना उस कमरे को बंद करके सीधा एक दूसरे चेंबर में पहुंच गई जहाँ मल्टीपल स्क्रीन्स लगे हुए थे। यानी कैमरे की वो सारी फुटेजेस देख पा रही थी कि आसपास क्या हो रहा है। अब हमें जेम्स और केविन दिखाए गए जो बहुत ही ज्यादा किसी को तो टॉर्चर कर रहे थे, लेकिन पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि स्कॉट ही है। यानी इन्हीं लोगों ने स्कॉट और उसके दोस्त को पकड़ा था। स्कॉट उनसे भीख मांगता है कि उसे जाने दिया जाए, लेकिन जेम्स जो कि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था वो केविन को कहता है कि तुम आगे बढ़ो। केविन ने तुरंत ही अपना हथियार निकाला और स्कॉट को बेरहमी तरीके से मारने लगा। बेचारा स्कॉट भी वहीं पर मर जाता है। लायना जो कि वीडियो फुटेजेस देख रही थी वो भी हंसती है एकदम क्रीपी तरीके से, यानी उसे इन सारी चीजों में मजा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ हमें रैनी दिखाई गई जो अभी भी उस कमरे में फंसी हुई थी। वो लगातार कोशिश करती है कि अपने हाथ और पैरों को ओपन कर ले। रैनी के हाथ में तो प्लास्टिक की एक मजबूत डोर बंधी हुई होती है जो निकल ही नहीं रही थी, लेकिन ऐसी कंडीशन हमारे सामने भी आ सकती है जहाँ किडनैपर्स ने हमारे हाथ बांध कर रखे हैं, चाहे ये कोई हथकड़ी हो या फिर कोई मजबूत सा धागा। लेकिन आखिर कौन सी टेक्निक है जिससे कि हाथ को ओपन किया जा सकता है वैसी कंडीशन में भी? अब जो टेक्निक बताने जा रहे हैं ये तो ऑफिशियल सोल्जर द्वारा भी बताई गई है, यानी वो अपने मिशन में भी इसे यूज करते हैं। अगर हमारे हाथ किसी चीज से बंधे हों और हमें उससे निकलना है तो हमें बस थोड़ा सा दर्द झेलना होगा। हमें अपने अंगूठे के नीचे वाले हिस्से को तोड़ना होगा जिससे कि हमारी उंगलियों का साइज थोड़ा सा छोटा हो जाए। इससे होगा ये कि अगर जिस भी चीज से हमारे हाथ को बांधा गया होगा उसमें से निकलने का आसानी से रास्ता मिल जाएगा और हमारे हाथ आजाद हो जाएंगे। इसमें दर्द तो होता है लेकिन अपनी जान बचाने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। वो कैसे भी करके आजाद हो गई, लेकिन अभी भी दरवाजा तो बंद ही था, इसीलिए अब वो एक प्लान बनाती है। थोड़ी देर बाद जब लायना वहाँ
पर आई पानी देने के लिए, तभी रैनी साइड में छुपी हुई थी। उसने तुरंत मौका देखा और लाइना के ऊपर हमला कर दिया। लाइना बेहोश हो गई और अब रैनी को भागने का मौका मिल जाता है। वो अपनी फ्रेंड वैलेरी को बचाना चाहती थी, इसीलिए उसकी आवाज जहाँ से आ रही थी वो उसे पीछा करते हुए एक चैम्बर में पहुंची। अब उसी चैम्बर में हमें दिखाया जाता है जेम्स और केविन को, जो स्कॉट को मारने के बाद अब कॉर्नर को मारने की तैयारी कर रहे थे। कॉर्नर बेचारा पहले से इतना डरा हुआ था और वो तो बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था। साइड में हमें वैलेरी भी बनती हुई दिखाई जाती है, यानी वो लोग वैलेरी को भी मारने वाले हैं। अब यहाँ जेम्स जो कि इन सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रहा था, वो केविन से कहता है कि लास्ट टाइम में हमें मजा नहीं आया, हमारे व्यूअर्स चाहते हैं कि हम इन लोगों को और टॉर्चर करके मारे। तो इसीलिए वो अपने बहुत सारे यूजर्स का कमेंट चेक करते हैं और जिस तरीके से वो कॉर्नर को मारने के लिए कह रहे थे वैसे ही वो फॉलो करने के लिए बोलते हैं। केविन भी अपनी कुल्हाड़ी लेकर पूरी तरीके से रेडी हो चुका था। यानी यहाँ पर एक चीज रिवील हुई कि ये सारी चीजें वो डार्क वेब के लिए करते हैं, यानी जो व्यूअर्स हैं वो इन्हें बहुत सारे पैसे देते गलत और खतरनाक काम करने के लिए। लेकिन पता चला कि रैनी भी उस जगह पर पहुंच चुकी है और वो सारी चीजें देख रही है। केविन ने तो अपने यूजर द्वारा कहे गए अनुसार कॉर्नर को काफी ज्यादा मारा और उसकी पूरी बॉडी पर जख्म डाल दिए, लेकिन अभी तक कॉर्नर मरा नहीं था। वैलेरी भी जोर जोर से चिल्ला रही थी पर उसका कुछ फायदा नहीं। यहाँ छुपी हुई रैनी भी एकदम कंफ्यूज होती है, पर पता चला कि लाइना अब आ चुकी है, जिसने जेम्स और केविन को सब बता दिया कि कैसे रैनी मुझे घायल करके वहाँ से भाग गई है। जेम्स और केविन इस बात से डर गए क्योंकि रैनी को सब पता है, उसने तो चेहरा भी देख रखा है उनका। जेम्स और केविन तुरंत ही लाइना को लेकर बाहर जाते हैं उसका फर्स्ट एड करने के लिए और रैनी को पकड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने उस चैम्बर का दरवाजा बंद कर दिया था। रैनी अब जल्द से जल्द वैलेरी के पास जाती है और उसे हौसला देती है कि सब ठीक हो जाएगा। कैसे भी करके वैलेरी आजाद हो गई, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि दरवाजा कौन ओपन करेगा। थोड़ी देर बाद वैलेरी तुरंत ही कुछ एसिड को एक साथ मिलाने लगी थी, यानी वो कोई मिक्सचर बना रही थी जिससे कि वो जेम्स पर हमला कर दे। वैलेरी ने रैनी को वो मिक्सचर दे दिया और खुद जाकर साइड में खड़ी हो गई ताकि जेम्स जब अंदर घुसेगा तो वो उसके मुंह पर एसिड फेंक कर मारने लग जाएगी। होता भी कुछ ऐसा ही है। जेम्स जैसे ही अंदर आया तभी रैनी ने उसके मुंह पर एसिड फेंका। जेम्स का आधा चेहरा एकदम से जल गया था और वो चिल्लाते हुए बाहर भागा। दरवाजा खुला था तो इसीलिए दोनों अब निकल जाते हैं वहाँ से। चारों तरफ देखने पर उन्हें गाड़ियां तो मिल गई, लेकिन उसके अंदर चाबी नहीं थी। चाबी ऑब्वियस बात है कि घर में मौजूद होगी, तो इसीलिए रैनी ने कहा कि वो घर के अंदर जाकर चाबी लाएगी और रैनी यहाँ पर पहरेदारी करेगी। धीरे धीरे रैनी हिम्मत जुटाकर घर की तलाशी लेती है ताकि चाबी मिल जाए, पर चाबी नहीं बल्कि जेम्स उसे मिल गया, जो शायद रैनी का ही वेट कर रहा था। रैनी के ऊपर उसने तुरंत ही हमला किया और उसका गला दबाने लगा। बेचारी रैनी चिल्ला रही थी और तड़प रही थी, लेकिन वहाँ पर बचाने वाला कोई भी नहीं था। थोड़ी देर बाद अचानक पता चला कि वहाँ पर वैलेरी आ गई है और उसने कुल्हाड़ी की मदद से जेम्स के सर पर हमला करके उसे मार दिया, यानी वहाँ पर रैनी की जान बाल बाल बच गई थी। रैनी भी समझ नहीं पाती कि वैलेरी ये कैसे कर सकती है। दोनों फिलहाल एक दूसरे को संभालते हैं और वहाँ से एक चैम्बर में जाते हैं। वो तो कंट्रोल रूम था जहाँ से सारे वीडियो कैमरास को मॉनिटर किया जाता था। वो दोनों उन्हें देखकर एकदम चौंक गए क्योंकि ये कैमरास तो हर फॉरेस्ट में फैले हुए हैं। वहाँ पर डार्क वेब से जुड़े हुए बहुत सारी चीजें उन्हें मिली और पता चला कि ये सब उन खतरनाक लोगों के लिए काम करते हैं जो इंसानी जिंदगी को सिर्फ अपना एंटरटेनमेंट समझते थे। उन सारे मॉनिटर के अंदर तो वो सब वीडियोस रिकॉर्ड हुए होते हैं जिस तरीके से जेम्स और उसके साथियों ने दूसरों को मारा है। स्कॉट और कॉर्नर की भी वीडियोस रिपीट टेलीकास्ट पर होती हैं और ये सब लाइव चल रहा था डार्क वेब पर, जिससे कि कई सारे लोग देख रहे थे। यानी वो लोग इन्हें पैसे देते हैं ये गलत काम करने के लिए। इतना गंदा काम इस फॉरेस्ट के बीचों बीच हो रहा है ये किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। रैनी और वैलेरी खुश थे कि उन्हें सबूत मिल चुके हैं जिससे कि वो गवर्नमेंट को बताकर ये सब बंद कराए, लेकिन इन चीजों में वो इतने ज्यादा बिजी हो गए कि सामने से आने वाली लाइना का पता ही नहीं चला। लाइना तुरंत ही शॉटगन लेकर उसके ऊपर पॉइंट करती है, पर यहाँ रैनी जिसकी आंखें खुल चुकी थी ये सारे गंदे काम देखकर वो बिल्कुल डरती नहीं और सीधा लाइना के ऊपर हमला करती है। उसने लाइना की बंदूक छीन ली और उसे नीचे गिरा दिया, पर लाइना हंस रही थी। उसे भरोसा था कि रैनी उसके ऊपर हमला नहीं करेगी, उसमें उतनी हिम्मत ही नहीं। पर रैनी इस बार पीछे नहीं हटती। उसने एक मॉनिटर उठाया और सीधा लाइना के चेहरे पर मार दिया। लाइना का फेस पूरी तरीके से बिगड़ जाता है और वो वहीं मर जाती है। इतनी ब्रूटल तरीके से मारना ये कोई शिकारी भी नहीं करता जितना एक कॉमन लड़की ने कर दिया। खैर उन्हें फिलहाल अपनी जान बचानी थी, इसीलिए वैलेरी कहती है कि हमें निकल जाना चाहिए। अभी तक उन्होंने जेम्स और लाइना को तो खत्म कर दिया है, लेकिन केविन नाम का वो थर्ड पर्सन अभी भी मौजूद है। तो इसीलिए रैनी वैलेरी को समझाती है कि हमें ये गंदा खेल यहीं खत्म करना होगा। हमें केविन को भी मारना है ताकि ये सब डार्क वेब का खेल बंद हो जाए। लगा था कि वैलेरी उसका साथ नहीं देगी, लेकिन वो भी उसके प्लान में शामिल हो जाती है। उनके पास भागने का मौका था, लेकिन वो वहाँ पर केविन को मारने के लिए रुके थे। अब दोनों कैसे भी बाहर निकलते हैं और एक प्लान बनाते हैं केविन को पकड़ने का।
रैनी ने तो वेलरी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया जिसमें वो 2 जगह से हमला करेंगे। पहले तो रैनी खुद एक चारा बनकर केविन को बाहर निकालेगी जो कि फॉरेस्ट में छुपा हुआ है, और वेलरी को उसने एक अच्छी जगह पर भेज दिया था जहाँ से नजर रखी जा सके। रैनी अपनी हिम्मत जुटाकर जैसे तैसे फॉरेस्ट में गई और केविन को आवाज देने लगी। केविन जरा भी देरी नहीं करता और गन लेकर सीधा उसके सामने आ जाता है। केविन का चेहरा अभी भी दिखाया नहीं गया था। इस मोमेंट पर रैनी की जान बहुत खतरे में थी क्योंकि एक गोली उसकी जान ले सकती है। रैनी को अब सच में बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा था। अब जैसे यहाँ केविन गोली चलाने जाता तभी दूर मौजूद वेलरी जो कि एक ऊंचाई वाली प्लेस पर थी, उसने जो गन ली होती है उससे डायरेक्टली शूट कर दिया केविन की तरफ। वेलरी ने तो इससे पहले कभी भी गन अपने हाथ में नहीं ली होती और ये पहली बार था जब वो चला रही थी। लेकिन चौंकाने वाली बात होती है कि उसका पहला निशाना ही एकदम सटीक होता है, यानी गोली सीधा आकर केविन की बॉडी में लग गई। केविन वहीं पर गिर गया और अनकॉन्शियस हो गया था। रैनी और वेलरी एक साथ आते हैं और अब वेलरी केविन के पास जा रही थी उसका मास्क निकालने के लिए। वो उसे एक कोने पर रखती है और शायद उसे टॉर्चर करके मारने का मन था क्योंकि इन लोगों ने उसके दोस्तों को भी बहुत बुरी तरीके से मारा है। रैनी ने काफी ज्यादा केविन को मारा और एक कैमरा निकालकर उसके पास लेकर गई। ये इसलिए ताकि उसके बाकी व्यूवर्स को पता चले कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। केविन के अंदर अभी भी जान बाकी थी, इसीलिए वो रैनी पर झपट्टा मारने के लिए बढ़ा, पर रैनी के हाथ में चाकू होता है जिससे कि उसने केविन को तुरंत ही मारकर खत्म कर दिया। रैनी और वेलरी बहुत घायल अवस्था में अब वहाँ से निकलने लगते हैं। उन्हें अंदाजा है कि उन्होंने कितने बड़े खतरे को मुंह मोल लिया था। जैसे तैसे ट्रेवल करते हुए वो सड़क के किनारे पहुंचते हैं और लकीली थोड़ी देर बाद एक कार आकर उन्हें लेकर जाती है। उसमें कुछ लोग थे जो उनकी मदद करते हैं। फॉरेस्ट में पीछे छूट जाता है उन तीनों मेंबर्स की लाश। फॉरेस्ट के अंदर पीछे छूट जाता है वो बड़ा सा सेटअप जो कि डार्क वेब का था। जेम्स, केविन और लाइना की डेड बॉडी वहीं पर पड़ी हुई थी और मॉनिटर रूम में सारे व्यूवर्स एक साथ कमेंट कर रहे थे। यानी भले ही ये खेल खत्म हो गया है, लेकिन जो साइको व्यूवर्स ये सारे शोज को देखते हैं और उन्हें पे करते हैं, उनके ऊपर पाबंदी शायद कभी लग ही नहीं पाएगी और हमारी ये खतरनाक कहानी यहीं एंड हो जाती है। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।